गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो लेक्चर की स्टडी के अंदर मैं महिपाल सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो वीडियो लेक्चर के अंदर अपन आज पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आज अपन बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। अपन डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होगी उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो बात आती है वो होती है रिप्रोडक्शन क्या होता है। अपन स्टडी करेंगे रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसकी क्या बेसिक डेफिनेशन होती है। रिप्रोडक्शन के बाद में जो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है अर्थात इनकी एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, क्या प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। उसके बाद में इनके फंक्शंस, बोथ फंक्शन होंगे बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के, दोनों के। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। और मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, पहला फंक्शन होता है, मेजर फंक्शन होता है, वो होता है हार्मोनल। ये क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स का रिलीज करते हैं, हार्मोनल रिलीज। सेकंड जो फंक्शन होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस का। सेकंड जो फंक्शन होता है वो होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन करना। गैमेट्स क्या होते हैं, एक होता है मेल गैमिट, एक होता है फीमेल गैमिट। एक होता है गैमिट के अंदर मेल गैमिट, एक होता है फीमेल गैमिट। जो मेल गैमिट होता है वो मेल गैमिट क्या होता है, स्पर्म। फीमेल गैमिट क्या होता है, ओवा। अब देखो, मेल गैमिट स्पर्म जिसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस के अंदर, और ओवा फीमेल गैमिट इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, ओवेरी के अंदर। तो ओवेरी के अंदर ओवम का फॉर्मेशन होना या ओवा का फॉर्मेशन होना ओओजिनेसिस के नाम से जानते हैं। उसको क्या जानते हैं, ओओजिनेसिस। और स्पर्म का मेल टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होने का वो क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जीनेसिस, ठीक है। दोनों को टर्म्स को, ओओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों टर्म्स को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस के बारे में स्टडी करेंगे। गैमेटोजेनेसिस के परिणाम स्वरूप क्या होगा, जैसे गैमिट्स का मेल और फीमेल गैमिट्स का फ्यूजन होगा, गैमिट्स का फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन के बाद में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमिट्स का क्या होगा, फ्यूजन होगा। मेल एंड फीमेल गैमिट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। मेल और फीमेल गैमिट का जब फ्यूजन होगा तो क्या होगा, फ्यूजन को क्या बोलेंगे अपन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, अंडरस्टूड। अपन ने क्या बताया, अपन बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है।
उसके बाद में इनका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन में अपन देखा एक हार्मोनल फंक्शन होता है, हार्मोन्स को रिलीज करता है, दूसरा होता है गेमेटोजेनेसिस का, जिसका मतलब होता है गेमिट्स का फॉर्मेशन होना, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होगा। जब दोनों गेमिट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पर्म और ओवा के फॉर्मेशन हो जाएगा, तो फॉर्मेशन के बाद में इन दोनों के बीच में होगा फ्यूजन, और उस फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। चूँकि ह्यूमन जो होता है उसके अंदर जो रिप्रोड्यूसिंग जो रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है वो कौन सा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन होता है उसके अंदर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ह्यूमन क्या है, एक वीवी पेरस है। ह्यूमन क्या है, वीवी पेरस। वीवी पेरस में क्या होता है, मेल और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज होके फर्टिलाइजेशन करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप आगे फीमेल के यूट्रस के अंदर ही क्या होता है, चाइल्ड ग्रो करता है, मतलब जो क्या बोल सकते हैं, गेस्ट बच्चा जो एम्ब्रियो होता है वो आगे ग्रो करता है, और ग्रो करने के बाद में वो औरत क्या करती है, एक लिविंग बर्थ देती है, ठीक है। तो वही क्या होता है, वीवी पेरस होता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, मेल और फीमेल गेमिट आपस में जुड़ेंगे और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जाइगोट का फॉर्मेशन के बाद में एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो बन के फिर आगे अंदर यूट्रस के अंदर ग्रो करेगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गेस्टेशन। गेस्टेशन या प्रेगनेंसी टाइम बोल सकते हैं। उसके बाद में क्या होगा, बच्चा मदर क्या करेगी, बच्चे को जन्म देगी। ए लेडी गिव राइज टू द बर्थ ऑफ लिविंग फीटस या लिविंग बेबी, उसको बोलेंगे अपन डिलीवरी। और डिलीवरी को अपन क्या बोल सकते हैं, डिलीवरी को अपन मेडिकल टर्म में बोल सकते हैं पार्चुलेशन, लेबर के परिणाम स्वरूप क्या होगी, डिलीवरी होगी, बच्चा बाहर आएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, इनके फंक्शन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, फिर उससे पहले अपन गेमेटोजेनेसिस के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, उसके बारे में भी अपन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्या होगा, जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल चालू होगा तभी तो क्या होगा, फॉलिकल्स में मैच्योरेशन होगा, और ग्राफ एंड फॉलिकल्स रप्चर होंगे, ग्राफ एंड फॉलिकल्स रप्चर होंगे, और वहाँ से क्या होगा, एक तो क्या बन जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम। यहाँ पे क्या होगा, ओवुलेशन होगा, ओवा रिलीज होगा। ओवा अगर वहाँ पे अगर स्पर्म आया हुआ होगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वरना फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें, इनके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। गेमेटोजेनेसिस एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आगे ये सारे टॉपिक हैं, इनके बारे में अपन को ब्रीफली एक बार पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले अपने यहाँ तक अपन ने बात कर ली कि रिप्रोडक्शन की पहले डेफिनेशन है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है ह्यूमन के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर। बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, एक नए इंडिविजुअल को जन्म दिया जाता है, मतलब कि पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग को जन्म देते हैं, उनकी संतति उत्पन्न करते हैं, ठीक है, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो इम्पोर्टेंट स्टेप होती है रिप्रोडक्शन। क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन की अपन डेफिनेशन लिखेंगे। रिप्रोडक्शन क्या है, तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, एक क्या जैविक प्रक्रिया होती है रिप्रोडक्शन, जहाँ पे क्या होता है,
एक नए इंडिविजुअल जिसको ऑफस्प्रिंग बोला वो प्रोड्यूस की जाती है उनके पेरेंट्स के द्वारा। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ए न्यू इंडिविजुअल क्या बोलेंगे अपन न्यू इंडिविजुअल को? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? संतति। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिसको अपन ने बोला ऑफस्प्रिंग संतति आर प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट माता और पिता के द्वारा, दोनों द्वारा मिलकर एक बच्चे को जन्म देना, वही क्या होता है? जनन होता है। अपन ह्यूमन के बारे में बात करें तो ह्यूमन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अपन ने बोला रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक जैविक प्रक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप माता और पिता आपस में मिलकर सेक्सुअली इंटरकोर्स परफॉर्म करते हैं, जिसको इंटरकोर्स परफॉर्म किया जाता है ओवली दोनों के बीच में। और इंटरकोर्स परफॉर्म करने के बाद में अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है? आगे जाके जाइगोट बनता है, वो जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है और फिर एम्ब्रियो जो 0 से 8 वीक तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें ही एक स्टेज होती है ब्लास्टोसिस्ट, वो जाके एम्ब्रियो आगे जाके ब्लास्टोसिस्ट अटैच होता है यूट्रस की वाल से और वहाँ पे जाके क्या होगा? फिर उसका ग्रोथ होता है और उसी को अपन टाइम पीरियड को प्रेगनेंसी या गेस्टेशन बोलते हैं। तो रिप्रोडक्शन एक नॉर्मल प्रोसेस होती है, एक ज़रूरी प्रोसेस होती है, अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हर आदमी को रिप्रोडक्शन करना पड़ता है अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, बाकी उसकी इच्छा वो शादी करे या ना करे, लेकिन एक बेसिक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन हर एक फंडामेंटल फीचर होता है जितने भी लिविंग पर्सन होते हैं उनके अंदर। ठीक है, अपन और क्या बोल सकते हैं? इट इज ए फंडामेंटल फीचर इन ऑल लिविंग वी नो। जितने भी लिविंग लाइफ है जिनको हम जानते हैं उनके अंदर एक बेसिक फंडामेंटल आधारभूत फीचर्स होता है, और जितने भी लिविंग्स होते हैं वो एग्जिस्ट होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब कि अपन जितने भी ये जीवित आदमी घूमते फिरते देख रहे हैं वो जनन के ही कारण घूम फिर रहे हैं, क्योंकि जनन हुआ तभी वो पैदा हुए। तो अपन ने बोला कि इट इज़ ए फंडामेंटल फीचर इन विच इन ऑल लिविंग लाइफ वी नो आर exist as a result of reproduction जितने भी जीवित लोग घूमते फिरते देख रहे हैं वो आज किस वजह से देख रहे हैं? जनन की वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से, क्योंकि रिप्रोडक्शन उनके पेरेंट्स ने किया तभी वो पैदा हुए और आज ये सब देखने को अपन को मिल रहे हैं। तो एक फंडामेंटल फीचर होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें पेरेंट्स मिलकर एक नए ऑर्गेनिज्म को जीवित जन्म देते हैं, जिसको अपन ऑफस्प्रिंग या संतति बोलते हैं। ठीक है, तो यह है जनन की परिभाषा, डेफिनेशन। उसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, डेफिनेशन। रिप्रोडक्शन होता है 2 टाइप का, एक होता है सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है
सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन होता है उसके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ह्यूमन होता है उसके अंदर क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बात महत्वपूर्ण है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बारे में अपन को ध्यान में रखना होगा। अब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन का मतलब, एसेक्सुअल तो हो गया विदाउट सेक्स रिप्रोडक्शन का होना, जैसा अपन ने बनाना के अंदर पढ़ा होगा, बनाना के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अपन मेल के बारे में बात करें तो मेल में सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है फ्यूज़न होना मेल और फीमेल गेमिट का, मेल एंड फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन, फ्यूज़न होना, इन दोनों का क्या होना, फ्यूज़न होना, ये महत्वपूर्ण होता है। हाँ, आप कहोगे कि मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होना वही इसके लिए काफ़ी होता है, तो वो काफ़ी नहीं होता। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होना ही काफ़ी नहीं होता, उसका फ्यूज़न होना अर्थात फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी होता है, वह महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन हो रहा है और वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, उन दोनों के अंदर फ्यूज़न नहीं हो रहा, मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन हो रहा है लेकिन फ्यूज़न नहीं हो रहा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं है। देखो जैसे कि एग्जांपल में बोलता हूँ, अगर सिंगल गेमिट से ही एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको बोलते हैं पार्थियोजेनेसिस। पार्थियोजेनेसिस एक प्रोसेस होती है इन विच ए इंडिविजुअल गेमिट्स फॉर ए सिंगल इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज नॉन एज पार्थियोजेनेसिस। तो अपन पार्थियोजेनेसिस के बारे में नहीं बात करें, अपन फर्टिलाइजेशन सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें। तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई कि मेल और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन साथ साथ इनमें फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी होता है। अगर फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गेमिट में नहीं हुआ, माना कि जैसे आपने यहाँ से पढ़ा कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, अपन ने देखा यहाँ कि मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन हो चुका, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस नहीं हुई, तो ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन नहीं है। ये क्या प्रोसेस होगी, देखो, इफ ए सिंगल गेमिट फॉर्म्स एन इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन दैट इज नॉन एज पार्थियोजेनेसिस, तो वो प्रोसेस पार्थियोजेनेसिस हो जाएगी, ना कि सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी क्या होता है, एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल्स में आता है वो आना ज़रूरी होता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो जो फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल्स रप्चर होते हैं, ओवा का रिलीज होता है, और ओवा जब अवेलेबल होगा स्पर्म से फ्यूज़ होने के लिए, मतलब मेल गेमिट आ चुका है लेकिन फीमेल गेमिट जब आएगा ही नहीं, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल ही नहीं होगा, तो कैसे होगा फर्टिलाइजेशन। तो ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंपॉर्टेंट स्टेप है इस चीज़ में, मेंस्ट्रुअल साइकिल आना भी ज़रूरी होता है। अब क्या होता है, एज वी ऑल नो दैट ह्यूमन इज ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एंड विविपेरस। यहाँ पे एक स्टेप आती है विविपेरस, विविपेरस एक टर्म होती है विविपेरस, एक होती है ओविपेरस, एक होती है ओविपेरस, एक होती है विविपेरस। तो ओविपेरस का मतलब तो क्या होता है, जैसे ये बर्ड है, मेरे को ढंग से बनाना तो आता नहीं है, मैं बना देता हूँ फिर भी। ये बर्ड है, इस बर्ड के अंदर क्या होता है, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, जिसको बोलते हैं ठीक है, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होती है, जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनके अंदर ओविपेरस जैसी कंडीशन देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे एक बर्ड के अंदर क्या हुआ कि ओविपेरस जैसा बर्ड्स के अंदर बात करें, एक बर्ड्स है, बर्ड्स के अंदर एक चेम्बर बना हुआ है, ये चेम्बर जिसको अपन ने बोला क्लोएका
क्लोएका ये क्लोएका एक चेंबर होता है जो कॉमन होता है किसके लिए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए कॉमन चेंबर होता है, एक्सक्रीटरी के लिए कॉमन होता है और रिप्रोडक्टिव के लिए भी कॉमन चेंबर होता है। तो तीनों ट्रैक्ट से इसका संपर्क होता है इस चेंबर का, क्लोएका का। इस क्लोएका के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है बर्ड्स के अंदर। तो बर्ड्स क्लोएका ओविपेरस की कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है, पहली बात तो एग लिंक ऑर्गेनिज्म, एग लिंक्ड ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं जीव, उनके अंदर ओविपेरस, उनको बोला जाता है ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। तो जबकि ह्यूमन क्या है, विविपेरस, वो भी बताएंगे। तो ओविपेरस में क्या है, जैसे बर्ड एग्जांपल लिया ओविपेरस का, एग लिंक ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे एक चेंबर है जिसको बोला क्लोएका। क्लोएका में 3 कॉमन ट्रैक्ट होते हैं, किसके लिए, डाइजेस्टिव के लिए, रिप्रोडक्टिव के लिए और एक्सक्रीटरी के लिए। और यही क्लोएका के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है। और दूसरा जो बर्ड है, ये तो फीमेल बर्ड है, यहाँ पे मेल बर्ड आता है, और मेल बर्ड का क्लोएका फीमेल बर्ड के क्लोएका से जुड़ता है। यहाँ पे कोई पॉपुलरी ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता मेल बर्ड्स के अंदर, जैसे लाइक पेनिस जैसी कोई रिप्रोडक्टिव पॉपुलरिटी ऑर्गन मेल बर्ड्स के अंदर नहीं होता। यहाँ पे क्लोएका से जुड़ते हैं, अर्थात यहाँ पे होती है क्लोइकल किस। तो क्लोइकल किस के परिणाम स्वरूप क्या होता है, ये जो मेल गेमीट है वो फीमेल जो बर्ड है उसके क्लोइका के अंदर जाता है, और वहाँ पे फीमेल और मेल जो गेमीट आपस में मतलब ओवा और स्पर्म जुड़ेंगे, जुड़ के फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन करने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कवरिंग आ जाएगी, और इस कवरिंग के अंदर न्यूट्रिशन आ जाएगा, उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद जैसे जाइगोट बनता है, वैसे यहाँ पे भी जाइगोट बनेगा, और उसके ऊपर कवरिंग आ जाएगी, उस कवरिंग के अंदर ही न्यूट्रिशन रहेगा, और वो एग फिर क्या कर देगा, ये जो बर्ड है वो क्या कर देगा, एग ले कर देगा, ठीक है। तो एग ले ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको क्या बोल दिया अपन ने, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ होती है इस स्टेप में, तो ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। एग लिंक ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हैं, उनमें क्लोइकल किस के थ्रू परिणाम स्वरूप क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। विविपेरस में ऐसा नहीं होता। विविपेरस में क्या होता है, ये अंडे नहीं देते, यहाँ पे तो क्लोइकल किस के थ्रू फर्टिलाइजेशन हो गया। जबकि विविपेरस अर्थात मेल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर जैसे मेल के अंदर एक इजाकुलेटरी ट्रैक्ट होता है, ह्यूमन के अंदर कैसा होता है, देखो रिप्रोडक्शन। विविपेरस क्या होता है बता देता हूं मैं। विविपेरस क्या होता है, विविपेरस ऑर्गेनिज्म है मेल ह्यूमन, विविपेरस होता है ह्यूमन। ओविपेरस पढ़ लिया, विविपेरस होता है ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर क्या होता है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, वो ह्यूमन के अंदर क्या होता है, जैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको अपन ने बोल दिया यूट्रस, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये ड्यूट्रस है, यहाँ पे ओवेरी होती है, यहाँ पे इसमें फिम्ब्रियाई होती है, 16 से 20 फिम्ब्राई होती है। ये फिम्ब्राई क्या करती है, ओवेरी के ऊपर फ्लोट करती है, घूमती रहती है, घूमने के बाद में ओवेरी से ओवा लेती है। जैसे ही ओवेरी से ओवा ऊपर आया तो फिम्ब्राई ने उसको कैच किया, कैच करने के बाद में ये ओवा अंदर की तरफ चला जाता है, अर्थात फेलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। वहीं पे फीमेल में अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड आया हुआ है 14 डेज पे फीमेल में ओवुलेशन होता है। यहाँ पे ओवुलेशन हुआ, ओवा रिलीज हुआ, ओवा की लाइफ साइकिल 24 आवर्स की होती है, जबकि जो स्पर्म होती है उसकी लाइफ साइकिल होती है ओवा, ये लाइफ साइकिल है 24 आवर्स, और स्पर्म की लाइफ साइकिल होती है 48 से 72 आवर्स। ये बात ध्यान रखने वाली है। अब क्या हुआ, जैसे ही फीमेल में क्या हुआ, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14वां दिन हुआ, 14वें दिन पे क्या होगा, 14 डेज पे यहाँ पे ओवा रिलीज़ होगा। ओवा रिलीज़ होने को क्या बोल दिया आपने, 14 डे को ओवा रिलीज़ हुआ, ओवुलेशन हो चुका है,
जो ग्राफियन फॉलिकल्स है वो रप्चर हो चुकी है, मैच्योर फॉलिकल्स को ही ग्राफियन फॉलिकल्स बोला, वो रप्चर हुए, ओवा रिलीज हुआ, ओवा फेलोपियन ट्यूब में आया और उसी ओवुलेशन के टाइम पीरियड के दौरान ही अपन ने इस एमसी टाइम पीरियड के दौरान ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही मेल ने सेक्सुअली इंटरकोर्स परफॉर्म किया और पेनिस के द्वारा जो वेजाइना है, वेजाइनल ट्रैक्ट है, यहाँ पे स्पर्म को इजेक्ट कर दिए गए। जैसे ही काफ़ी सारे स्पर्म इजेक्ट हो चुके होते हैं यहाँ पे, चूँकि अपन ने पढ़ा का स्पर्म्स का जो नॉर्मल काउंट होता है वो होता है 20 to 80 मिलियन। पर ml की बात करें तो 20 ml पर ml, मतलब कि अगर 1 ml सीमन है तो सीमन 1 ml है टोटल, उसके अंदर 20 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो 4 ml नॉर्मल रिलीज़ होता है और उसमें 4 ml के अंदर 80 मिलियन स्पर्म काउंट होते हैं। सीमन है ये, नीचे ऊपर है स्पर्म। जैसे ही रिजेक्ट हुआ तो ये नॉर्मल होता है। अगर क्या होता है नॉर्मल जो स्पर्म की बात करें, एक बार इजैकुलेशन करते हैं तो एक बार इजैकुलेशन होता है वो 4 ml होता है। उस 4 ml के अंदर क्या होता है 80 मिलियन स्पर्म होते हैं, अर्थात पर ml 20 मिलियन स्पर्म होते हैं। अगर 20 मिलियन से कम है तो उसको क्या बोल दिया, ओलिगोस्पर्मिया। और अगर स्पर्म है ही नहीं, स्पर्म बिल्कुल ही नहीं है, तो उसको बोल दिया एजूस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया। और अगर सीमन का ही रिलीज़ नहीं हो रहा तो उसको बोल दिया एस्पर्मिया। 3-4 स्टेप्स इसमें टर्म्स आती है, ओलिगोस्पर्मिया, एजूस्पर्मिया और एस्पर्मिया। एस्पर्मिया मतलब नो सीमन, कोई सीमन ही नहीं आ रहा, कुछ ही रिलीज नहीं कर रहा। एजूस्पर्मिया का मतलब नो स्पर्म और ओलिगोस्पर्मिया का मतलब होता है स्पर्म काउंट लेस देन 20 मिलियन पर ml। ये चीज़ ध्यान रखने वाली होती है। जैसे स्पर्म रिलीज़ हुआ, स्पर्म के अंदर टेल होती है, शुक्राणु के अंदर पूंछ होती है, पूंछ से वो हिलता हुआ यहाँ से मिलता हुआ यहाँ पे आगे एक्रोसोम होता है, जो कि यहाँ पे एक्रोसोम होता है। ये एक्रोसोम आगे जाके ओवा को भेदने का काम करता है, पेनिट्रेट करने का काम करता है। इसमें एनर्जी भी होती है, फ्रक्टोज के फॉर्म में एनर्जी होती है, जो कि इसकी मोशन अर्थात गति में मदद करती है। एक पूंछ और फ्रक्टोज इसको एनर्जी देती है ताकि ये गति कर सके। यहाँ से चलता हुआ ये फेलोपियन ट्यूब में पहुँचता है। फेलोपियन ट्यूब में एम्पुला और इस्तमस्त के जंक्शन पे, एम्पुलरी इस्तमस्त जंक्शन, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, अर्थात मेल और फीमेल गेमिट आपस में जुड़ेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जुड़ेगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में 2 सेल स्ट्रक्चर मिलेगी, इसको ब्लास्टोमियर बोलेंगे। और उसके बाद में 24 आवर्स के अंदर 2 सेल स्ट्रक्चर बनी। 24 आवर्स के बाद में आता है 96 आवर्स। 96 आवर में बनता है मोरूला, मोरूला जो कि 16 सेल स्ट्रक्चर होती है, 16 सेल स्ट्रक्चर होती है। मोरूला के बाद में 32 सेल स्ट्रक्चर बनती है, ब्लास्टोसिस्ट, और इसके ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर ट्रोपोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ट्रोपोब्लास्ट के अंदर भी 2 और लेयर होती है। ये सब चीज़ें आगे ओबीजी के अंदर आपके काम आने वाली है, तो ओबीजी के बारे में अपन डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट ये सब आगे की बातें हैं, है ना। तो अपन सिर्फ यही बात करेंगे, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये इनके अंदर क्या होगा, धीरे धीरे मल्टीप्लिकेशन होगा, 1 सेल स्ट्रक्चर जाइगोट बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में तुरंत बाद जाइगोट बनेगा। जाइगोट में आगे डिवीज़न होता रहेगा, उसमें ब्लास्टोमियर बनेगा, ब्लास्टोमियर के बाद में मोरूला बनेगा। और फिर ये मोरूला तीसरे से 5वें दिन के बीच में यूट्रस के अंदर इंटर करेगा। तीसरे दिन लगभग इंटर कर जाता है यूट्रस में, तीसरे से 4थे दिन मोरूला 16 सेल स्ट्रक्चर होती है। जाइगोट बनने के बाद में बना ब्लास्टोमियर 2 सेल स्ट्रक्चर। 2 सेल स्ट्रक्चर के बाद में 24 घंटे पे 2 सेल स्ट्रक्चर ब्लास्टोमियर बना। और 96 आवर पे मोरूला 16 सेल स्ट्रक्चर बनी। और ये मोरूला 4थे दिन या 4थे दिन क्या गया, इंटर कर दिया यहाँ पे, किधर, तीसरे से 4थे दिन इंटर कर गया यूट्रस के अंदर। यूट्रस में घूमता रहेगा, एक सूटेबल जगह देखेगा। और 5वें से 6वें दिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो यूट्रस की लेयर होती है, यूट्रस की लेयर को क्या बोलते हैं, अंदर वाली लेयर होती है, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम।
जब एंडोमेट्रियम एक से अटैच होता है तो इस समय जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके एंडोमेट्रियम को अपन बोलते हैं डेसिडुआ। तो प्रेग्नेंट लेडी की एंडोमेट्रियम अर्थात इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती है, पेरीमेट्रियम आउटर मोस्ट लेयर, मायोमेट्रियम जो कॉन्ट्रैक्शन कराती है मिडल लेयर, एंडोमेट्रियम अंदर वाली लेयर। तो एंडोमेट्रियम से जुड़ता है, एंडोमेट्रियम में जुड़ के यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। ये इम्प्लांटेशन 6वें दिन शुरू होता है और 11वें दिन कंप्लीट हो जाता है। अपने नॉर्मल पढ़ रहे हैं, अब इनके बारे में विस्तार से अपन आगे पढ़ेंगे। मैं एक बार धीरे धीरे बता रहा हूँ। क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बना, जाइगोट से 2 सेल स्ट्रक्चर ब्लास्टोमियर बनी 24 घंटे पे, फिर 96 घंटे पर 16 सेल स्ट्रक्चर मोरूला बना, मोरूला फिर इंटर करता है यूट्रस के अंदर और तीसरे से चौथे दिन इंटर करके 5वें से 6वें दिन जो यूट्रस की अंदर वाली लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और जब औरत गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके एंडोमेट्रियम को अपन डेसिड्यूआ बोलते हैं और उस डेसिड्यूआ से अटैच होता है ये अपना मोरूला, और मोरूला 5वें से 6वें दिन ये ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ट्रोफोब्लास्ट बनता है आगे जाके। तो ये ब्लास्टोसिस्ट आगे जाके यहाँ पे इम्प्लांट होता है। 6वें दिन मोरूला का नाम चेंज हो जाता है, 32 सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है मोरूला और यहाँ पे इम्प्लांट होता है। तो अब इम्प्लांट होने वाली जो स्टेज है उसको बोला ब्लास्टोसिस्ट, और 6वें दिन इम्प्लांटेशन शुरू होता है और 11वें दिन तक कंप्लीट हो जाता है। अब इम्प्लांटेशन होने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे इसमें ग्रोथ होता रहेगा जिसको अपन बोलेंगे गेस्टेशन। बच्चा 0 से 8 वीक का जो पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन के बाद में, इसको बोला एम्ब्रियो। तो अपन इन सब स्टेप्स को मिला के बोल सकते हैं अब एम्ब्रियो, धीरे धीरे इनमें एम्ब्रियो में क्या हो रहा है, ग्रोथ होने लग गया, एम्ब्रियो के अंदर डेवलपमेंट होने लग गया और ये बढ़ता रहता है। यहाँ पे 9 महीने तक यहाँ पे बढ़ता है, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है 9 महीने तक, और 9 महीने तक के जो टाइम पीरियड उसको अपन बोलते हैं गेस्टेशन या प्रेगनेंसी टाइम पीरियड। जैसे ही प्रेगनेंसी टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, 9 महीने कंप्लीट होता है, गेस्टेशन का टाइम पीरियड होता है कंप्लीट, तो औरत क्या करती है, औरत एक बच्चे को जन्म देती है, एक लिविंग बर्थ देती है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ह्यूमन गिव राइज टू द लाइव ऑर्गेनिज्म, एक लाइव ऑर्गेनिज्म को ह्यूमन एक महिला जन्म देती है और उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, पार्ट्यूरेशन, और पार्ट्यूरेशन अर्थात लेबर, और उसके बाद में, और ये प्रोसेस है लेबर की प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है, डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब बच्चा महिला के गर्भ से जो बाहरी वातावरण है उसके अंदर आता है। तो ये सब चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सारी जो स्टेप हुई वो सारी पढ़ ली अपन ने। क्या क्या हुआ, मेल सबसे पहले अपन ने बात की कि मेल और फीमेल गेमिट्स दोनों मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा, ओवा का रिलीज होगा, ओवा यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में पहुँचेगा, फेलोपियन ट्यूब में यहाँ से स्पर्म आएगा मेंस्ट्रुअल टाइम के पीरियड के दौरान, और यहाँ पे स्पर्म आके जुड़ेगा। अगर जैसे ओवा रिलीज हुआ 13वें से 14वें दिन और आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया 16वें दिन, तो ओवा की डेथ हो जाती है, क्योंकि ओवा का लाइफ साइकिल 24 आवर्स होता है, मैक्सिमम 48 हो सकता है, जबकि स्पर्म जो 48 से 72 आवर्स तक जीवित रहता है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है। अगर टाइम पर ये काम हुआ तो फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट के आगे यहाँ पे इम्प्लांट होगा, इम्प्लांट होंगे इसलिए बड़ा होगा, है ना। तो ये सब चीज़ें, गेमिटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई थी सबसे पहले, गेमिटोजेनेसिस के बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद में इम्प्लांटेशन हुआ, इम्प्लांटेशन के बाद में गेस्टेशन टाइम पीरियड या प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी के बाद में पार्ट्यूरेशन हुआ, फिर डिलीवरी हुई। तो ये सारी प्रोसेस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिगार्डिंग है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। यहाँ तक पढ़ लिया कि क्या क्या प्रोसेस है, उनके बारे में अपन ने अभी तक स्टडी की है। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात ये होती है, अपन ने एक महत्वपूर्ण बात पढ़ी कि मेल होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। दूसरी बात पढ़ी कि मेल वीवी पेरस होता है। तीसरी बात होती है एक सूटेबल एज चाइल्ड बर्थ के लिए।
चाइल्ड बर्थ कब कर सकता है, रिप्रोडक्शन कब कर सकता है, चाइल्ड बर्थ एक औरत बच्चे को कब पैदा कर सकती है, या मेल केपेबल कब होता है, जब उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होने लग जाए, तो वो पीरियड होता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे क्या होता है, मेल और फीमेल के अंदर कुछ चेंजेज आते हैं और दोनों प्यूबर्टी कंप्लीट होने के बाद में कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लायक, जनन करने के लायक। फीमेल में ओवरी का फॉर्मेशन होने लग जाता है और मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होने लग जाता है। तो एक उम्र होती है, एक उम्र के पश्चात अर्थात उस उम्र पीरियड को बोला प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद में ही मेल और फीमेल दोनों कैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन करने के लिए। तो प्यूबर्टी का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 8 से लेके 13 ईयर का फीमेल के अंदर। मेल के अंदर होता है 9 से लेके 14 ईयर्स का जो पीरियड होता है वो प्यूबर्टी टाइम पीरियड होता है मेल के अंदर। अब मेल में जो प्यूबर्टी टाइम पीरियड होता है वो 9 से 14 का होता है। अगर इनमें अलग अलग स्टेप्स आती है, स्टेप्स के बारे में अगर बात करें तो एक टेनर था साइंटिस्ट, उस टेनर ने प्यूबर्टी की जो स्टेप्स बोली फीमेल के अंदर, वो बोली फर्स्ट स्टेप होती है प्यूबर्टी, उसका फर्स्ट जो साइन होता है प्यूबर्टी का वो क्या होता है, प्यूबर्टी वह पीरियड है जब मेल और फीमेल के अंदर धीरे धीरे कुछ चेंजेस आते हैं और कुछ वक्त के बाद में वो जनन करने के लायक, रिप्रोडक्शन करने के लायक बन जाते हैं। तो वो प्यूबर्टी के कुछ जो साइन होते हैं, वो पहला साइन फीमेल के अंदर क्या होता है, थेलार्की का मतलब होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ब्रेस्ट का बड़ा होना। दूसरा होता है एड्रीनार्की का मतलब जो हार्मोनल चेंजेस उसके अंदर आता है। फिर आता है प्यूबार्की के अंदर प्यूबिक हेयर आते हैं, एक्सिलरी और प्यूबिक हेयर आने लग जाते हैं। फिर आता है ग्रोथ स्पर्ट, अचानक उसकी हाइट वगैरह बढ़ती है, शरीर का साइज बढ़ता है, बटक्स वगैरह, हिप्स वगैरह, यहाँ पे फैट का डिपोजिशन होने लग जाता है, एडिपोज टिश्यू का डिपोजिशन होने लग जाता है। कारण क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ना। उसके बाद में आता है मीनार्की का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, पहला एमसी साइकिल आता है, ये होता है 13 ईयर तक। ठीक है, ये आ जाता है 13 ईयर, कम से कम 11 साल पे भी आ सकता है। तो 11 से 13 साल की उम्र में ये होता है। वैसे एक लड़की कौन सी उम्र में माँ बनने लायक हो जाती है, वो एक उम्र होती है 11 से 13 साल। इसमें एक्सेप्शन हो सकता है क्योंकि एक 6 साल 7 6 महीने की लड़की भी माँ बन सकती है, 6 साल 7 महीने की लड़की भी माँ बन सकती है। अपने 100 टेस्ट पर था 6 ईयर 7th मंथ लीना मदीना नाम की एक लड़की थी, 6 साल 7 महीने की उम्र में ही माँ बन गई। तो ये सब एक्सेप्शन है, इनके बारे में बात नहीं कर सकते। नॉर्मल अपन ने बात की प्यूबर्टी, वो पीरियड जिसके बाद में आदमी और एक लड़की और एक लड़का बच्चे पैदा करने के लायक हो जाते हैं, तो वो प्यूबर्टी होती है। फीमेल में प्यूबर्टी के ये साइन होते हैं। और मीनार्की का मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है। मीनार्की 11 से 13 साल के बीच में आता है। थेलार्की जो कि 8 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। अगर 8 साल से पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है तो उसको बोलते हैं प्रीकोक्सिस प्यूबर्टी। अगर 11 साल से 10 साल से पहले ही एमसी साइकिल आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रीकोक्सियस प्यूबर्टी। ठीक है, अगर 10 साल के बाद में थिलार्की शुरू होती है, अगर 16 साल के बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उसको बोलते हैं डिलेड प्यूबर्टी। और मेल के अंदर अगर प्यूबर्टी के साइन पूछें तो सबसे पहले आता है एड्रीनार्की, जैसे थेलार्की, एड्रीनार्की का मतलब जो आवाज़ वगैरह उनका भारी होना, आवाज़ वगैरह का भारी होना, डाडी मूंछ का आना, है ना, ये सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। पहला एड्रीनार्की, उसके बाद में आता है एड्रीनार्की के बाद में आता है गोनिडार्की। गोनिडार्की का मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनकी साइज़ का बढ़ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो मैच्योर होने लग जाती है, उनकी साइज़ बढ़ने लग जाती है। तो सबसे पहले एड्रीनार्की, उसके बाद में गोनिडार्की, गोनिडार्की बाद में प्यूबार्की, मतलब प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर आते हैं। प्यूबार्की के बाद में आता है ग्रोथ स्पर्ट,
थेलार्की आ गया, एड्रीनार्की आ गया, सॉरी एड्रीनार्की के बाद में गोनेडार्की आ गया, गोनेडार्की के बाद में आता है एड्रीनार्की का मतलब डैडी मूंछ का आना, जो हेयर्स वगैरह है, जेनाइटल ऑर्गन्स है, वहाँ पे एक्सिलरी हेयर्स है, वो आने लग जाते हैं। एड्रीनार्की के बाद में आता है गोनेडार्की, गोनेडार्की में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनकी साइज़ बढ़ती है। गोनेडार्की के बाद में ग्रोथ स्पर्ट, उन बच्चों की हाइट अचानक बढ़ती है। उसके बाद में आता है स्पर्म आर्की, मतलब स्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। और सबसे लास्ट में आता है सीमन आर्की, मतलब फर्स्ट इजाकुलेशन होता है। तो इसमें जो बच्चों के अंदर एड्रीनार्की होती है वो 9 मंथ्स पे शुरू होती है, और स्पर्म आर्की होती है वो 14 साल पे, सीमन आर्की है, अर्थात फर्स्ट इजाकुलेशन वो होता है 14 ईयर्स पे। तो एड्रीनार्की ये होता है 9 ईयर पे, और जो सीमन आर्की है ये होता है 14 ईयर्स पे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली होती है। तो ये सब ध्यान रखना है। कौन सी उम्र, ये उम्र होती है प्यूबर्टी के बाद की उम्र जहाँ पे सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, बच्चे लायक हो जाते हैं जनन करने के। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में गहन से स्टडी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।